हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज पहले चैप्टर दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखे थे किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना के साथ फिर से बourbon डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो लोगों के दिलो दिमाग पे छाई हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए देश में, लेकिन फिर से जो प्रैब स्टेट्स थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रैब स्टेट्स क्या थी, ठीक। तो प्रैब स्टेट्स के अंदर में जो नहीं चाहते थे कि इस तरह का सिस्टम आए और लोग जागरूक हो, उनके फ्रीडम दिया जाए, तो ट्रीटी ऑफ वियना के साथ जब बourbon डायनेस्टी मतलब वही पुराना जो ओल्ड सिस्टम रिजाइम जो मोनार्की वाला चल रहा था वो फिर से रिस्टोर कर लिया गया। अब इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। टाइटल खुद अपने आप में बताता है कि ये जो पीरियड है 1830 से लेकर 1848, ये जो एज है, ये जो पीरियड है, ये एक रिवोल्यूशन का पीरियड है, जहाँ पे बहुत सारे आपको रिवोल्यूशंस दिखाई देंगे और इस टॉपिक में हमें उस रिवोल्यूशंस को पढ़ना भी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी तक अभी तक कोई भी नेशन स्टेट की कंसेप्ट वहाँ पर नहीं आई थी। तो नेशन स्टेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अब इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि सिस्टम किस तरह का था। तो सबसे पहले हमें यूरोपियन सोसाइटी को जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोपियन सोसाइटी जो है वो कुछ क्लासेस में बटी हुई है, कुछ डाइवर्सिटीज़ में बटी हुई है। उस एज ऑफ रिवोल्यूशन के पहले हम इस डाइवर्सिटी को जानेंगे। हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में एक तरफ हमें एरिस्टोक्रेट्स दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ पीजेंट्स दिखाई देते हैं, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। अब ये एरिस्टोक्रेट क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में एरिस्टोक्रेट कहा जाए तो रिच सोसाइटी, रिच पीपल, जिनके पास सारे अधिकार हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है और जो डोमिनेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखाने के लिए नोट करके रखे गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो लैंडलॉर्ड्स हैं, रिच हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अमीर व्यक्ति की तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो तो कहीं ना कहीं कम होती है। वो हमेशा डोमिनेट करते हैं समाज को, दूसरे लोगों को। और चौथी जो चीज़ है, वो सारे पावर्स को एंजॉय करते हैं, उनके पास हर तरह की लिबर्टी है, फ्रीडम है। सेकंड जो क्लास हम देख रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी की, वो है पीजेंट्री, मतलब लैंडलेस पीपल। उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उनके पास खुद के कोई अधिकार नहीं, वो एक स्लेव की तरह काम कर रहे हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। तो इसी दौर में जब दो सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप में, एरिस्टोक्रेट एंड पीजेंट्री, एक नया क्लास होकर आया, एक नया क्लास उभर कर आया। वो था मिडिल क्लास, जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में हमें दिखाई देता है। अब ये जो मिडिल क्लास था वो क्या था? वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन थी, उसने नॉलेज गेन किया, ठीक। वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, जिनको लगा कि नहीं, मोनार्की सिस्टम या एरिस्टोक्रेट्स जो किस तरह से हमारे स्टेट को चला रहे हैं वो गलत है, लोगों को भी पावर होना चाहिए, हमें भी अधिकार होना चाहिए। तो ये जो पढ़ी लिखी जो समाज था, ये पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई एंड दे बॉट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। किस तरह से? दे डिमांडेड फ्रीडम, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रीडम, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक होगा, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सरकार किस तरह की होनी चाहिए? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब ये नहीं कि भाई एक राजा है, अगर वो मर गया तो उसका बेटा फिर से गद्दी पे बैठेगा आके, ये सिस्टम सही नहीं है। गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक वे में चलने वाली होनी चाहिए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनना चाहिए, लोगों की सहमति से बनना चाहिए कि भाई कि हमें किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मिडिल क्लास थी उनमें ये फीलिंग देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो अपने अधिकारों को
के लिए लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उनको पता था फ्रीडम क्या होता है, उनको पता था लिबर्टी की कंसेप्ट क्या है एक्चुअली। अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे, एज ऑफ रिवोल्यूशन, जहाँ पे इस नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाया गया, तो हम देख रहे हैं कि उस दौर में दो आइडियाज़ हमें दिखाई देते हैं, एक लिबरलिज्म एंड सेकेंड इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म जो टर्म है वो लैटिन टर्म से बना हुआ है, लिबर टर्म से वो आया है। लिबर का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी। तो जो यूरोप में खास तौर पे जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी, वो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म को। सेकंड चीज हमने क्या देखी कि इसी दौर में कुछ हार्डशिप्स फेस की लोगों ने, वहाँ पे हंगर फेस किया, कुछ तकलीफ़ें आई जिससे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ थी। कारण क्या था इस हार्डशिप्स का? कारण ये था कि लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब जब तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है, जनसंख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, तो उसके अनुसार डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो अधिकार थे वो एरिस्टोक्रेट अपने पास रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना नहीं चाहते थे, बांटना नहीं चाहते थे। तो जो गरीब जनता है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही, लेकिन उस गरीब जनता के पास खाने के लिए संसाधन नहीं मिल रहे, तो फूड शॉर्टेज हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चीज, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो बहुत सारे काम ऐसे हो गए जो मशीन के द्वारा करने पड़े। तो जो मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास काम नहीं बचे। क्योंकि जहाँ मशीन जो थी वो एक पूरा काम खुद संभाल रही थी, जहाँ पर 4 इंसानों का रिक्वायरमेंट था, तो वो जो 4 लोग थे वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये सारी जो समस्याएं थी इस दौर में हमें देखने को मिली। जब ये इतनी सारी समस्याएं थी तो ऑब्वियसली जब लोग क्या बोलते हैं भूखे मरेंगे, उनके पास खाने को नहीं रहेगा, तो क्या हुआ? वहाँ पे रिवॉल्यूशन शुरू होगा, वहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होंगी। इसलिए इस दौर में खास हम देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और वो रिवॉल्यूशन, चाहे वो उनका अंदर का मोटिव कुछ भी हो कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है, लेकिन मेन मोटिव ये था कि उनको फ्रीडम चाहिए, उनको लिबर्टी चाहिए, उनको नेशनलिज्म की फीलिंग आना शुरू हुई लोगों के दिमाग में। नेक्स्ट चीज, पहला जो रिवॉल्यूशन हम देख रहे हैं वो जुलाई रिवॉल्यूशन था, जो कि फ्रांस में हुआ। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बर्बन डायनेस्टी किस तरह से रिस्टोर की गई। तो जो बर्बन किंग था, वहाँ से लोगों ने उसे भगा दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को वहाँ पे लेकर आए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क और एब्सोल्यूट मोनार्क दोनों अलग होता है। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर जिसके पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो चुना हुआ आ रहा है, ठीक, उसको बिठाया हुआ है सत्ता पे, लेकिन वो काम पूरे डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा, ठीक। और उस सिस्टम में लुइस फिलिप को हेड बनाया गया। ये जुलाई का फ्रांस में हम एक रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक कंसेप्ट मैटर ने की एक स्टेटमेंट है कि फ्रांस में कुछ भी हो, अगर फ्रांस में कोई छींकता भी है तो उसकी पूरी लहर पूरे यूरोप में दिखाई देती है। तो जब फ्रांस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लेकर आया गया, ये सिस्टम लेकर आया गया, तो दूसरे देशों में भी इसकी आग फैल गई कि भाई हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आना चाहिए। तो सेकेंड मूवमेंट जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ब्रुसेल्स का रिवॉल्यूशन। कि जो बेल्जियम है, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है। बेल्जियम जो कभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था, उस रिवॉल्यूशन के साथ वो नीदरलैंड से अलग हो गया, एक नया स्टेट उसने फॉर्म किया। नेशन स्टेट की कंसेप्ट यहाँ पर आ रही। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशन था वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स को आप अच्छे से बुक में पढ़ना। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो लड़ाई थी, इट इज अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। तो बच्चों, ये जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, कब शुरुआत हुई इसकी? 1821 में, 1821 में। बिकॉज
public got support from Greeks, Western Europe, artists and poets. Artist and poets. जब हम आर्टिस्ट एंड पोइट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म की कंसेप्ट आ रही है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो जो लोग थे पूरी तरह से नेशनलिज्म की भावना से भरे हुए थे, तो उनको सपोर्ट भी मिल रहा था बाहर से, वेस्टर्न यूरोप से मिल रहा था। कुछ आर्टिस्ट और पोइट्स, जैसे कि हम अगर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं तो बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे देशभक्ति भरे गाने लिखे जो मोटिवेट किया करते थे लोगों के, कुछ नारे दिए जो लोगों को मोटिवेट किया करते थे। तो उसी के साथ ग्रीस में भी यह चलन शुरू हुआ और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में, और इसके बाद ग्रीस को स्वतंत्रता मिली एंड इंडिपेंडेंट मिला। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता किस तरह से मिली, कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में और उसके बाद उसे इंडिपेंडेंस मिला। तो ये था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपकी बुक में दी गई है, दैट इज मेकिंग ऑफ जर्मनी। मतलब आप जब सारे देश अलग हो रहे हैं, अपने अपने नेशन स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो जर्मनी का हम यूनिफिकेशन देखेंगे, इटली का हम यूनिफिकेशन देखेंगे, और यूके में किस तरह से फॉर्मेशन किया गया ये भी हमें देखना है। तो ये इसके ऊपर मैं वीडियो आपको लास्ट सेकंड जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको बताऊंगा, और अगली वीडियो में ही हम कुछ और रोचक मुद्दे पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको रोमांटिसिज्म बता दूं कि एग्जैक्टली रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि भाई एक तरह से एक ऐसी फिल्म जो आपको एहसास दिलाए कि आप अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से जुड़े हो। फॉर एग्जांपल कल्चरल मूवमेंट, कि आप अपने देश में के बारे में जब बात करते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारे देश में कल्चर है। तो रोमांटिसिज्म में क्या होता है? कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्ट्स नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन। मतलब यहाँ पे साइंस और रीजन्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट इट इंट्रोड्यूस नेशनलिज्म थ्रू आर्ट एंड लव। मतलब कि जब हमें कोई ऐसी चीज़ याद आए जिससे हमें हमारे हेरिटेज के बारे में पता चल रहा है और हम प्राउड फील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो जब महात्मा गांधी ने भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत की, आज़ादी का जब वो दौर था, तो चरखा एक प्रतीक था लोगों का रोमांटिसिज्म का, कि उस चरखे को देख के लोगों को अपने कल्चर की याद आती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे रोमांटिसिज्म यूरोपियन कंट्री में हमें देखने को मिल रहा था। अलग अलग एलिगरीज हो, एलिगरीज क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अलग अलग स्टैच्यूज़ हो या कोई ऐसा चिन्ह हो या सिंबल हो जिसके बारे में वो कल्चरल मूवमेंट की जानकारी दे रहा है, जिससे लोग फील करें कि वो इस देश के निवासी हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई जर्मनी बना कैसे, इटली बना कैसे।